हेलो एवरीवन। ASP.NET वेब एपीआई की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज़ का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ASP.NET वेब एपीआई डेवलप करने के लिए आपको कौन कौन से टूल रिक्वायर्ड होते हैं, और उसके बाद में जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, जो फाउंडेशनल डेफिनेशंस होती हैं, उनको हम कवर करेंगे और एक सैम्पल एपीआई जो है वो बना के देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से टूल जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहला जो टूल आपको चाहिए होगा वो है आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। और ये टूल आपको जो है वो कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए मैं आपको जो है वो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप जो है उसको फॉलो करके विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है वो आप देख सकते हो। ये जो विजुअल स्टूडियो का वर्जन है वो आपको जो है वो 2015 या उससे ऊपर का कोई भी वर्जन होगा, तो आप आराम से जो है इस सीरीज़ को फॉलो अलॉन्ग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। और मैं इसमें जो है वो विजुअल स्टूडियो 2019 यूज़ करूँगा, बट अगर आपके पास 15 या 17 है तभी भी आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। दूसरा है आपके पास MS SQL सर्वर। ये आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, इसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हो। ये बेसिकली हमारा जो है वो डेटा होल्ड करने के लिए यूज होगा। ये हमारा जो है वो डेटाबेस सिस्टम होगा और सारा का सारा हमारा डेटा जो है वो इस SQL सर्वर पे रहेगा। ये आपका जो है एक टूल पोस्टमैन, ये हमारा जो है वो वेब एपीआई को टेस्ट करने के लिए यूज होगा। जब हम वेब एपीआई को जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हम लोग जो है पोस्टमैन का यूज़ करेंगे। पोस्टमैन आप कैसे डाउनलोड करोगे और कैसे इंस्टॉल करोगे, ये जो है मैं आपको एक वीडियो में डिटेल में जो है वो समझा दूंगा, तो आपको जो है वो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक वेब ब्राउज़र आपके पास जो है वो ऑलरेडी रहता है आपके सिस्टम पे, जो कि आपका होता है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो अगर वो आपका इंस्टॉल्ड है सो फॉर सो गुड, नहीं तो फिर आप जो है वो क्रोम को इंस्टॉल कर सकते हो। बट अगर आपके पास एज या क्रोम दोनों में से कोई है तो आप जो है वो गुड टू गो हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और ब्राउज़र भी आपका जो बेसिकली है हम लोग आउटपुट टेस्ट करने के लिए ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पोस्टमैन का जो है पहले देख लेते हैं कि पोस्टमैन आपको कहाँ से मिलेगा, उसके बाद हम लोग जो है डेफिनेशंस में चलेंगे। तो आपको यहाँ पर आना है और आप जो है वो गूगल पे जा सकते हो, और गूगल पर जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो पोस्टमैन डाउनलोड क्लिक कर देना है, ऐसा सर्च कर लेना है और पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा और ये है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। ठीक है, तो पोस्टमैन जो है आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको जो डाउनलोड है जो आपका 64 बिट का है, इसको आपको जो है वो डाउनलोड कर लेना है। इसको मैं यहाँ से एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ या फिर आप क्लोज भी कर सकते हो। यहाँ से आप जो है इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद में इसका इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको जो है उसमें कुछ भी सेटिंग वगैरह नहीं करना है, बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और सारा टर्म्स एंड कंडीशन आप जो है वो एक बार पढ़ के एक्सेप्ट कर लेना और उसके बाद में आप जो है उसको इंस्टॉल कर लेना। तो ये जो है बहुत ही ईजी इंस्टॉलेशन है। अगर आपको कोई चैलेंज आता है तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम लोग चलेंगे वापस यहाँ पर और देखेंगे कि हमारा जो बेसिक डेफिनीशंस हैं आपकी ASP.NET वेब एपीआई की या फिर एपीआई की, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जो है वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एपीआई क्या होता है। ठीक है, तो एपीआई जो आपका है वो एक मीडियम होता है या चैनल होता है, उसको आप बोल सकते हो, या फिर एक वे बोल सकते हो। किस चीज़ का होता है, दैट इनेबल्स टू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो एपीआई जो है वो आपका मीडियम, चैनल या वे बोल सकते हो, दो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए। ठीक है, और जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है, उसके लिए कुछ डेफिनेशंस होती हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस और प्रोटोकॉल को हम लोग अभी समझेंगे, पर पहले हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये नेशनल वेदर फोरकास्ट का जो सॉफ्टवेयर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो है वो वीकली वेदर फोरकास्ट, डेली वेदर फोरकास्ट या फिर मंथली वेदर फोरकास्ट जो है वो इस तरह से रहता है। और जो वेदर फोरकास्ट का सॉफ्टवेयर होता है ये एपीआई एक्सपोज करता है, और उन एपीआई का यूज़ करके जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल पे होता है वो आपको जो है वो वेदर का फोरकास्ट दिखाता है। मोबाइल एप्लीकेशन क्या करता है, वो एपीआई को कॉल करता है और एपीआई से डेटा लेके आपको जो है वो एक अच्छे से व्यू में दिखा देता है। तो इसको आप अगर ऐसे समझो तो ये आपका जो हो गया नेशनल वेदर फोरकास्ट का सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सर्वर, और यहाँ पर आपका हो गया मोबाइल, ये आपका हो जाएगा क्लाइंट। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी एपीआई, और ये एपीआई एक्सपोज करी हैं नेशनल वेदर फोरकास्ट ने, और इनको कंज्यूम कर रहा है आपका मोबाइल एप्लीकेशन। तो यहाँ से जब आप अपना वेदर फोरकास्ट का एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वो कुछ डिटेल्स जो है वो एपीआई को भेजता है, और उन डिटेल्स के बेस पे एपीआई जो है वो इस सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करके आपको जो है वो रिस्पांस वापस देता है, और वो रिस्पांस आपको जो है यहाँ पर दिखता है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन का मतलब क्या है कि आपको जो है डेली का डेटा चाहिए,
या फिर वीकली का डेटा चाहिए, या फिर आपको जो मंथली का डेटा चाहिए। और प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? प्रोटोकॉल का मतलब है कि मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसने प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पर एपीआई को भेजी हैं कि नहीं भेजी हैं, और क्या उसका रूल्स है, कितनी देर में रिस्पांस आएगा, कैसा रिस्पांस आएगा, किस फॉर्मेट में आएगा, वो सारे जो प्रोटोकॉल आपके यहाँ पे हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो डेफिनेशंस और प्रोटोकॉल जो है वो डिफाइन होते हैं टू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में कम्युनिकेशन करने के लिए, और ये जो कहाँ डिफाइन होते हैं? आपके एपीआई में डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से एक एपीआई का सिस्टम काम करता है। अब जो एपीआई आपका है, इसको काम करने के लिए नेटवर्क की ज़रूरत जो है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नेटवर्क ज़रूरी नहीं कि हमेशा नेटवर्क चाहिए हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो C# ने एपीआई बनाई एसक्यूएल सर्वर पे काम करने के लिए, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क या फिर ADO.NET, ठीक है। अब एंटिटी फ्रेमवर्क या ADO.NET जब आप C# का यूज़ करते हो और SQL सर्वर से कनेक्ट करते हो तो आपको जो है इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। तो ये आपकी हो गई ऐसी एपीआई जो बिना नेटवर्क के काम करती है। लेकिन ये जो एपीआई नेशनल वेदर फोरकास्ट ने एक्सपोज करी हैं, इनके लिए आपको जो है वो इंटरनेट ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि डेटा आपका यहाँ पे ओवर द नेटवर्क ट्रेवल कर रहा है। तो एपीआई जो है उसको नेटवर्क की ज़रूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ऐसा नहीं बोल सकते कि एपीआई बिना नेटवर्क के काम नहीं करेगी, क्योंकि बिना नेटवर्क के आपकी जो एपीआई हैं यहाँ पर वो ऐसे काम करती हैं। कोई एपीआई अगर पाइथन ने बनाई MongoDB से काम करने के लिए, तो वो जो है बिना नेटवर्क के भी काम कर सकती है। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं वेब एपीआई की। तो जब हम लोग वेब एपीआई की बात करते हैं तो एपीआई और वेब एपीआई में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि एपीआई आपका बिना नेटवर्क के भी चल सकता है, बट वेब एपीआई आपका जो होता है एपीआई ओवर द नेटवर्क, एपीआई ओवर द वेब। तो जो एपीआई आपकी वेब बेस्ड इन्वायरमेंट में होती है, इंटरनेट बेस्ड इन्वायरमेंट में होती है, उसको हम लोग बोलते हैं वेब एपीआई। और जो वेब एपीआई आपकी है वो आपकी HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल को फॉलो करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेब एपीआई। क्योंकि वेब पे आपकी जो है वो वेब सर्विस भी हो सकती है और WCF भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये आपका जो है वो SOAP प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, और ये आपका जो है वो TCP/IP प्रोटोकॉल भी फॉलो करते हैं, ठीक है। ये आपका जो है वो MSMQ भी फॉलो करते हैं। तो ये बहुत बहुत प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं आपके वेब सर्विस और WCF। लेकिन जो वेब एपीआई है वो आपका HTTP प्रोटोकॉल फॉलो करता है, जिसमें आपका HTTP या फिर HTTPS आता है। तो ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है कि जो आपका वेब एपीआई है, वेब एपीआई ओवर दी नेट, और ये आपका जो फॉलो करता है HTTP और HTTPS, और आपके जो वेब सर्विस और WCF जो होते हैं वो आपके ये सारे प्रोटोकॉल भी फॉलो करते हैं। अब जो आपका वेब एपीआई है वो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं है। वेब एपीआई आपका कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कॉन्सेप्ट है। टेक्नोलॉजी आपकी क्या है? .NET है, पाइथन है, नोड है, जावा है, और भी बहुत सारी हैं जिनका यूज करके आप एपीआई बना सकते हो। इनका यूज करके आप जो है वो एपीआई बना सकते हो। तो जो वेब एपीआई है वो कॉन्सेप्ट है, और डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप वेब एपीआई बना सकते हो। जैसे पाइथन में वेब एपीआई बनाओ, या फिर आप जो है वो .NET में वेब एपीआई बनाओ, जावा में वेब एपीआई बनाओ, किसी में बना सकते हो। अब जो आपका वेब एपीआई होता है ये क्या होता है? ये आपका इंटरफेस होता है बिटवीन वेब सर्वर एंड क्लाइंट एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेशनल वेदर फोरकास्ट वाले सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर ये आपका जो है वो ये है आपका सर्वर, और आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये आपका जो है वो है क्लाइंट, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो है वो एपीआई है। तो क्लाइंट जो है आपका एपीआई को रिक्वेस्ट भेजता है यहाँ से, एपीआई यहाँ पे जो है वो डिटेल्स लेके जाती है, डेटा लेके आती है, और उसके बाद में ये डेटा जो है वो आपका यहाँ से यहाँ पास हो जाता है। तो ये एज एन इंटरफेस काम करता है। ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो सीधा जो है इस वेदर फोरकास्ट से कनेक्ट नहीं करता है, ये एपीआई के थ्रू कनेक्ट करता है। ये तरीका जो है वो नहीं फॉलो होता है, ये वाला तरीका फॉलो होता है। तो एपीआई एज अ इंटरफेस जो है वो काम करती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ASP.NET वेब एपीआई की। तो जो वेब एपीआई .NET फ्रेमवर्क का यूज़ करके बनाई गई हैं वो, या जो बनाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं ASP.NET वेब एपीआई। और जो ASP.NET वेब एपीआई है ये एक फ्रेमवर्क है जो .NET फ्रेमवर्क के ऊपर बना हुआ है, ऑन द टॉप ऑफ .NET फ्रेमवर्क। कौन सा? ASP.NET वेब एपीआई। और ये आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फीचर देता है, कुछ फंक्शंस देता है, कुछ लाइब्रेरी देता है, जिनका यूज करके आप जो है वो वेब एपीआई बना सकते हो बहुत इजी। तो उसको हम लोग बोलते हैं ASP.NET वेब एपीआई फ्रेमवर्क। और ये बेसिकली जो है वो रेस्टफुल सर्विसेज बनाने के लिए यूज होता है। और रेस्टफुल को हम लोग जो है एक पर्टिकुलर वीडियो में डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे इसके लिए, और पूरा कवर करेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि रेस्टफुल वेब एपीआई बनाने के लिए जो है ये हमारा ASP.NET वेब एपीआई फ्रेमवर्क
यूज होता है। ASP.NET वेब एपीआई फ्रेमवर्क आपका जो है वो एक्सटेंसिबल फ्रेमवर्क है और ये आपका जो है वो HTTP या फिर HTTPS बेस्ड सर्विसेज बनाने के लिए यूज होता है, यानी कि आपका जो है एपीआई बनाने के लिए यूज होता है। और एक्सटेंसिबल का मतलब क्या हुआ कि आप जो है वो वेब बेस्ड एपीआई भी बना सकते हो। ऐसी एपीआई जो वेब एप्लीकेशन के लिए आपने बनाई या फिर विंडो के लिए बना सकते हो, मोबाइल के लिए बना सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट जो एप्लीकेशन है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, उनके लिए आप जो है वो ASP.NET वेब एपीआई फ्रेमवर्क का यूज़ करके एपीआई बना सकते हो। उसके बाद में आपका जो ASP.NET वेब एपीआई होता है, अगर आपने कभी ASP.NET MVC पे काम किया हो तो आपको पता होगा कि बिल्कुल जो है वो सेम होता है। तो डिफरेंस जो है वो क्या होता है कि जो आपका MVC होता है, MVC में आपका होता है मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, और जो एपीआई आपका होता है उसमें आपका होता है मॉडल और कंट्रोलर। इसमें आपका जो है व्यू नहीं होता है। यहाँ पर जो व्यू आपका होता है वो आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पे बनता है, या फिर आपका एंगुलर ऐप हो जाए, आपका जो है वो रिएक्ट का हो जाए, या फिर आपका जावा स्क्रिप्ट का हो जाए, या फिर आपका MVC का हो जाए। तो ये लोग जो है अपना व्यू प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है ये कि अगर आपको व्यू जो है वो डिफरेंट बनाने हैं और उस डेटा आपका जो है आपको सेम दिखाना है तो आप एपीआई का यूज कर सकते हो। क्योंकि जो एपीआई है, जो एपीआई आप अगर मान लो कि आप एनएफसी की बात करो, यहाँ पे नेशनल वेदर फोरकास्ट NWF की बात करो, तो जो डेटा आपका फोरकास्ट का जो एपीआई देगा वो आपका मोबाइल में भी सेम रहेगा, वेब पे भी सेम रहेगा, और कोई और कॉल करेगा उसके लिए भी वेदर का फोरकास्ट सेम रहेगा। तो डेटा सेम रहता है, बट इंटरफेस उसका लुक एंड फील जो है वो आप बदल सकते हो बेस्ड ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजी। जो आपकी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी होती है उनका यूज़ करके आप उसको जो है वो बदल सकते हो। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस हो गया कि एमबीसी में आप जो है वो व्यू भी बनाते हो, बट एपीआई में आपका व्यू जो है वो नहीं होता है। उसके बाद में जो आपके ASP.NET एपीआई होते हैं, ये आपके वेब सर्विसेज या WCF की तरह ही होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वेब एपीआई सिर्फ ये दो प्रोटोकॉल, या फिर इसको आप एक ही मानो, क्योंकि ये आपका HTTP प्रोटोकॉल है और ये एक HTTP है, HTTPS है। तो जो आपका वेब एपीआई है वो सिर्फ यही प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, जबकि आपका WCF सर्विसेज हैं या फिर आपके वेब सर्विसेज हैं, ये आपके SOP हो गया, आपका SOAP प्रोटोकॉल हो गया, या फिर TCP/IP हो गया, MSMQ हो गया, ये सारे काफ़ी प्रोटोकॉल जो है वो आपके WCF और वेब सर्विस सपोर्ट करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आर्किटेक्चर, ये जो है आपका एकदम सेपरेशन ऑफ कंसर्न फॉलो करता है और एक लेयर्ड में जो है सिस्टम रहता है। यहाँ पर आपका जो है वो सर्वर रहते हैं, आपके जो बैकएंड सर्वर रहते हैं वो रहते हैं, और इन बैकएंड सर्वर पर इम्प्लीमेंट करके आपकी जो है एपीआई बनती हैं। तो आपके मल्टीपल एपीआई हो सकते हैं, मल्टीपल एपीआई एंड पॉइंट हो सकते हैं, इनको आप एंड पॉइंट भी मान सकते हो और सेपरेट एपीआई भी मान सकते हो। फिर इनको मैनेज करने के लिए आपका यहाँ पे गेटवे होता है, किस एपीआई की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे ऑथेंटिकेट होगा, किस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स जाएगा, कहाँ से आपको रजिस्टर करना है, कहाँ से आपको की मिलेगी, सब चीज़ें जो हैं वो आपकी यहाँ पर मैनेज होती हैं। और उसके बाद में जो आपके क्लाइंट होते हैं वो इस पर्टिकुलर थिंग के थ्रू यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं, और ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होने के बाद में फिर एपीआई के पास आते हैं अपना सब कुछ लेके, रिक्वेस्ट का डेटा लेके, और उसके बाद में यहाँ से एपीआई जो है कम्युनिकेट करके डेटा यहाँ से लाती है, और फिर जो है इनको रिस्पॉन्स वापस मिलता है। तो अगर आपको कभी को यहाँ पे एक और सर्वर ऐड करना हो तो आराम से ऐड कर सकते हो, उसके लिए आप एंड पॉइंट एक्सपोज कर सकते हो और उसको यहाँ पर आके फिर वो रिक्वायरमेंट फुल मतलब रख सकते हो, और वो रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करेगा वो एक्सेस कर पाएगा। कल को अगर आपको यहाँ पे नई एपीआई बनानी है तो आप यहाँ पे एपीआई बना के यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। कल को अगर नया क्लाइंट अगर आपका यहाँ पे आना है तो क्लाइंट यहाँ पे अपना रजिस्टर कर सकता है। तो इस गेटवे के होने से आपको बहुत सारा जो है वो एक तरीके से इंडिपेंडेंस मिल जाता है कि आप इधर भी काफ़ी चीज़ें जो ऐड कर सकते हो, इधर भी काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हो, और इधर भी काफ़ी चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हो। और ये आपका बीच में जो है वो एपीआई मैनेजमेंट गेटवे है जो आपको जो है काफ़ी सारी फिजिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो ये आपकी जो है एक लेयर हो गई, एक दूसरी लेयर हो गई, तीसरी लेयर हो गई और चौथी लेयर हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये एक आर्किटेक्चर है कि रिक्वेस्ट आपकी जो है वो यहाँ से ऐसे चलती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, फिर रिस्पांस आपका यहाँ से चलता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है और ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट रिस्पांस एक वेब एपीआई का आर्किटेक्चर हो गया कि किस तरह से जो है आपका वेब एपीआई का रिक्वेस्ट रिस्पांस सिस्टम जो है वो काम करता है। और मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, बैकएंड सर्वर हो गया, आपका एपीआई हो गया, और आपका जो है वो गेटवे हो गया, और उसके बाद में आपके जो है वो क्लाइंट एप्लीकेशन हो गए। तो सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और आर्किटेक्चर जो है वो सिंपल है बट बहुत ही पावरफुल है। आपको समझना चाहिए इसको कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पर जो है वो हो रही हैं। और सेपरेशन ऑफ कंसर्न हमेशा जो है वो इंपॉर्टेंट थिंग होती है, उसको मेंटेन करके जितना रखेंगे उतना ही अच्छी बात होती है। अब हम लोग चलते हैं और एक जो है वो सैम्पल एपीआई बना के देखते हैं और देखते हैं कि उसमें आउट ऑफ द बॉक्स हमें क्या मिलता है, और फिर हम लोग जो है उसको समझेंगे। और धीरे धीरे आने वाले वीडियोज में जो है वो बाकी सारे कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद में फिर हम लोग जो है वो एपीआई बनाएंगे, फुल फ्लेज्ड एपीआई कैसे हम लोग जो है उनको बना सकते हैं, कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो है वो कवर करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो। और विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद में कैसे आपको जो है एक एपीआई प्रोजेक्ट बनाना है वो भी हम लोग जो डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप।
और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन अगर आपको रहे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जो है आप कंटिन्यू विदाउट कोड भी कर सकते हो और आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो जब न्यू प्रोजेक्ट आप क्रिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए एक विंडो आ जाएगा ऐसा, थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे और अगर आप इसको बैक कर दो यहाँ पे, और बैक करने के बाद अगर आप कंटिन्यू विदाउट कोड करो तो क्या होगा कि आपका विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ पे जो है फाइल और उसके बाद में आप यहाँ पे न्यू और फिर प्रोजेक्ट बोल दोगे, तभी भी आपको जो है वो यहीं पे लेके आ जाएगा। तो दोनों तरीके जो है वो सेम है। यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे लेना है आपको ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, लेकिन ये BB वाला है, ये नहीं लेना है, आपको लेना है C# वाला ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। ठीक है, हम .NET कोर की भी बात नहीं कर रहे हैं, .NET फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, ASP.NET वेब API की बात कर रहे हैं, ASP.NET कोर वेब API की बात नहीं कर रहे हैं अभी, उसकी बात हम अलग सीरीज में करेंगे जल्दी ही। तो अभी हम लोग इसको ले लेते हैं और लेने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो है एक नाम दे सकते हो आप इसको, तो इसको आप नाम दे दो माई फर्स्ट वेब API। और यहाँ पर जो है आप इसको नाम दे सकते हो ASP.NET वेब API। ठीक है, तो आप इस तरह से आप जो प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हो और ये सोल्यूशन का नाम रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपकी लोकेशन है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से ऐसा करके लोकेशन चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर .NET फ्रेमवर्क, अगर आपको किसी स्पेसिफिक फ्रेमवर्क को टारगेट करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसको आप यहाँ पे जो है वो टारगेट कर सकते हो, बट हम लोग जो है वो डिफ़ॉल्ट लेके चलेंगे। फिर आपको क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद आपके पास एक और विंडो आएगा। तो यहाँ पर आपके पास एक एम्प्टी प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, ये एम्प्टी प्रोजेक्ट होता है, इसमें आपको जो है वो चूज करना पड़ता है कि किस तरह का आप जो है वो टेम्पलेट लेना चाहते हो। अगर आप कोई टेम्पलेट नहीं लोगे तो ये बिल्कुल एम्प्टी रहेगा और फिर आपको जो है उसको डिजाइन करना पड़ेगा कि आप API बनाना चाहते हो, कि MVC करना चाहते हो, कि वेब फॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, तो जब आप इसको चूज करो तो यहाँ से आप एक जो है वो चूज कर लो टेम्पलेट कोई भी। तो अगर हम लोग API बनाना है तो हम लोग API का टेम्पलेट चूज कर लेंगे, बट इसके साथ अगर हम जाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें सब कुछ स्क्रैच से करना पड़ेगा और हम सब कुछ स्क्रैच से करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, एक जो टेम्पलेट बना हुआ है जिसमें कि एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर रहता है और कुछ डेटा रहता है, कुछ स्ट्रक्चर रहता है फोल्डर्स का, वो देख लेते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक किया, यहाँ पर आपको MVC और वेब API जो है दोनों चेक होके आ गया, तो इसका मतलब है कि MVC और वेब API का जो कंबाइंड टेम्पलेट है हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग इस वीडियो में देखते हैं और उसको समझेंगे, क्योंकि उसमें आउट ऑफ द बॉक्स हमें कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। उनको समझने के बाद हम लोग जो किसी टाइम पे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम स्क्रैच से भी शुरू करेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर रहें। बट इसमें आपको क्या करना है, वेब API को क्लिक कर देना है और फिर आपको कर देना है क्रिएट, क्योंकि हमारा पहला वीडियो है, अभी हम लोग धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये प्रोजेक्ट क्रिएशन जो है थोड़ा सा टाइम ले सकता है, एक मिनट भी लग जाता है कभी कभी इसको, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन के आ गया है। इसको हम लोग जो स्टार्ट पेज है इसको क्लोज कर देते हैं ऐसा यहाँ पे। और ये जो स्ट्रक्चर आपको बन के आया है यहाँ पर, अगर आप कंट्रोलर्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे होम कंट्रोलर मिलेगा और एक वैल्यूज कंट्रोल मिलेगा। तो जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था तब हम लोगों ने देखा था कि उसमें वेब API और MVC दोनों दोनों जो है वो चेक था। तो ये जो कंट्रोलर होम वाला है ये आपका MVC का है और ये कंट्रोलर आपका वेब API का है। और यहाँ पर आपको व्यूज भी मिल रहे हैं, ये व्यू जो आपके हैं वो MVC के करस्पॉन्डिंग है, हम लोगों के व्यू से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक ऐप स्टार्ट फाइल रहती है, जो इसमें आपकी जो कॉन्फ़िग फाइल रहती है, इस फोल्डर में आपकी कॉन्फ़िग फाइल रहती हैं। तो जो आपकी वेब API कॉन्फ़िग फाइल है, इसमें आपकी वेब API से रिलेटेड डिटेल्स रहती हैं कि राउट क्या है, और कोई कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको यहाँ पे ऐड करनी है या कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो आप यहाँ पे आके जो है वो कर सकते हो। तो ये फाइल अभी आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे है, इसमें हम लोग जो है वो बार बार इसको विजिट करेंगे और कब कहाँ क्या चेंज करना है वो चेंज आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपका जो है इस राउट को एक बार अगर आप देख लो तो यहाँ पर ये है आपका API, फिर आपका कंट्रोलर, और उसके बाद में ID आपकी जो है ऑप्शनल है, जो कि आपको यहाँ पे बोला गया है। तो इसको आप अभी के लिए बस देख लो, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपके यहाँ पे कंट्रोलर हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अभी हम लोग सिर्फ वही देख रहे हैं, कंट्रोलर हैं। और इस कंट्रोलर को अगर आप यहाँ पे देखोगे इस तरह से, तो यहाँ पे आपको जो बेसिक आपके मेथड होते हैं, जैसे कि गेट हो गया, आपका गेट विद ID हो गया, उसके बाद पोस्ट हो गया, उसके बाद में आपका पुट हो गया और डिलीट हो गया, तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। और इसमें आपके 2 मेथड हैं, उनका आपको सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन भी मिल जाता है, और बाकी के मेथड का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं है, बट हम लोग इन सबका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करेंगे। तो ये आपका जो है वो वैल्यूज कंट्रोलर हो गया। और फिर आपका यहाँ पर एक जो फाइल रहती है वेब कॉन्फ़िग, अगर आप डेटाबेस से कनेक्ट करते हो तो आप कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह जो है वो यहाँ पे ही बनाते हो। तो हम लोग जब कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे तो उसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे, और इस फाइल को तो हम लोग एक्सेस करेंगे। उसके बाद अभी के लिए बस ये फाइल जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको रन करवा देते हैं ऐसे। ठीक है,
और फिर आपको जो है आउटपुट दिखाते हैं। तो जब ये रन होगा तो आपका जो ब्राउज़र है उसमें ओपन होगा, इसीलिए आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए। और उसके बाद में हम लोग जब डिटेल में और ज़्यादा जाएंगे तो पोस्टमैन में कैसे आप जो है वो रिक्वेस्ट भेजते हो, और बॉडी में कैसे डेटा वगैरह भेजते हो रिक्वेस्ट बॉडी में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग जो है वो देखेंगे पोस्टमैन के थ्रू। तो यहाँ पर आपका ये आ गया है। अब देखो यहाँ पर आपको जब ये आपको मिला बेस यूआरएल, ठीक है। अब बेस यूआरएल के बाद अगर आपको एपीआई को कॉल करना है तो आप कैसे कॉल करोगे, उसी के लिए हम लोगों ने जो देखा था वो था हमारा वेब एपीआई कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आओ और देखो तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, एपीआई लिखना पड़ेगा, उसके बाद में कंट्रोलर, और उसके बाद में आईडी अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पर आने के बाद में आपको लिखना है एपीआई, ठीक है। और उसके बाद में आपके कंट्रोलर का नाम क्या है, ये अभी हम लोगों ने देखा नहीं है तो हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो कंट्रोलर है उसका नाम है वैल्यूज़ कंट्रोलर, ठीक है। तो आपको कंट्रोलर वर्ड जो है वो नहीं लेना है, आपको सिर्फ यही लेना है वैल्यूज़। तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो इस तरह से, कंट्रोल सी, और आने के बाद में आपको यहाँ पे जो है वो ऐसे एक स्लैश लगा के इसको ऐसे डाल देना है यहाँ पे और एंटर कर देना है। तो ये रिक्वेस्ट जो है आपकी वहाँ पे जाएगी और आपका जो डेटा है वो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। काफ़ी देर से लोड कर रहा है, इसको हम लोग जो है बंद करके फिर से चलाते हैं एक बार। हाँ, इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, बहुत देर से लोड हुए जा रहा है। तो इसको मैंने कॉपी तो ऑलरेडी कर ही लिया है, ठीक है। ऑलराइट, एपीआई स्लैश वैल्यूज़ और एंटर। चलो थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको। हाँ, तो आपका जो डेटा है यहाँ पर वैल्यू 1, वैल्यू 2, ये आपका यहाँ पे आ गया है। और ये कहाँ से आया है, इसको आप देखो यहाँ पे कि ये जो है आपका वैल्यूज़ कंट्रोलर, और उसके बाद में आपका गेट मेथड है, और कोई भी पैरामीटर जो हमने पास नहीं किया है। तो कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है ये वाला मेथड कॉल हुआ है। और ये सब चीज़ें कैसे होती हैं हम लोग देखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो इसका रूट, तो एपीआई स्लैश वैल्यूज़, वही हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो किया हुआ है, एपीआई स्लैश वैल्यूज़। अब अगर इसका अगर आप रूट देखो तो एपीआई स्लैश और फिर एक आईडी यहाँ पे जो हमको पास करनी है। अभी उस आईडी का यहाँ पे कोई यूज नहीं हो रहा है, बट आप अगर कोई आईडी पास करोगे तो आपको जो है ये पर्टिकुलर वैल्यू वहाँ पे मिलेगी। तो अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे देखें टेस्ट करके, तो अगर आप यहाँ पे एक आईडी पास करो, इसके बाद में कोई नंबर पास कर दो, फॉर एग्जांपल आप जो है वो पास कर दो 100, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो है वैल्यूज मिलेगा। अगर आप यहाँ पे एक पास करोगे तभी भी आपको जो है रिजल्ट सेम मिलेगा, क्योंकि इस आईडी का यहाँ पर जो है कोई यूज नहीं हो रहा है। तो अगर इस आईडी का आपको यूज़ करना है तो सिंपल सा यूज आप यहाँ पे ये कर सकते हो, वैल्यू, और उसके बाद में कर सकते हो प्लस आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। जस्ट सिंपल सा चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे, ताकि हमको जो है वो ये पता चल जाए कि ये आईडी कौन सी है। और यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं ऐसे, ठीक है। और अब इसको जब चलाओगे आप, अभी छोटे छोटे चेंजेस हैं, हम लोग बड़े बड़े चेंजेस भी करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। और उसके बाद में आप जब इसको चलाओगे तो आपको जो है वो आईडी वहाँ पे प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट होती दिखेगी आपके आउटपुट में। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको बस क्या करना है, एपीआई और उसके बाद में वैल्यूज़ 1। तो जो पैरामीटर के साथ हमारा यहाँ पर है वो पैरामीटर के साथ वाला फंक्शन को कॉल करता है, और अगर हम पैरामीटर नहीं देते हैं तो हमारा ये जो है इसको कॉल करता है। और बाकी का आपका जो है वो पोस्ट कैसे कॉल होता है, पुट कैसे कॉल होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो आने वाले वीडियोज में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपका वैल्यू 1 आ गया, क्योंकि आपने यहाँ पे 1 पास किया है। अब आप यहाँ पे 1 2 3 पास करके एंटर करोगे तो आपका यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत छोटा बट बहुत सिग्निफिकेंट चेंज जो है यहाँ पे एपीआई में करके देख लिया कि किस तरह से आप जो है वो एपीआई में डेटा पास कर सकते हो। अपना यूआरएल में जो आपने आईडी पास किया वो आपने यहाँ पे जो है वो उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया है, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि अगर हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं तो हमारा ये वाला मेथड जो है वो कॉल होता है। अगर आप यहाँ से पैरामीटर हटा दो ऐसे, तो आपका ये वाला मेथड कॉल हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे जो है ब्रेक पॉइंट लगा के भी देख सकते हो ऐसे, ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं और ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं। और फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे और ऐसे जो है ऐसे करते हैं इसको वैल्यूज़, और उसके बाद आपका ब्रेक पॉइंट जो है यहाँ पे हिट हुआ, ठीक, क्योंकि हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया था। तो जब यहाँ पे आएगा आप F10 करके जो है नीचे आ सकते हो, ये वैल्यू लेके जाएगा और
वापस चला जाएगा इस तरह से। और अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर दोगे, फॉर एग्जांपल कुछ भी पास कर दो, मैं पास कर देता हूँ 213 या 112, जो भी पास करना है, ठीक है, जो भी टाइप हो गया मैंने कर दिया यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, आपका यहाँ पे आया और ये आईडी आपकी जो है यहाँ पे आ गई है वहाँ से, ठीक है। और आने के बाद ये आईडी आपकी जो है यहाँ पे आएगी और फिर ये टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर जो है आपकी यहाँ पे कॉन्केटिनेट हो जाएगी। तो अगर मैं F10 कर दूँ यहाँ पे इस तरह से, तो आपको वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो किस तरह से जो फ्लो है आपका काम कर रहा है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको जो है समझ लिया है। अब ये वीडियो हम लोग जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे और धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ें जो है एक्सप्लोर करेंगे। कोई कंसर्न, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन अगर आपका रहे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।